हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2012 में आए हुए यूजीसी नेट के पीवाईक्यू। और इन पीवाई के साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे इसमें दिए गए। इन प्रश्नों की ये खासियत है, मतलब कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे। और मेरा ये अनुमान है, मैं 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आपने ये सारे प्रश्न कर लिए तो आपके पासिंग मार्क आ जाएंगे। पासिंग मार्क का मतलब ये है कि आपके 60 से प्लस ही नंबर आएंगे अगर आपने ये सारी वीडियो देखी। इससे पहले मैंने 10 वीडियो इस पर और डाल दी है, जिसने नहीं देखी है वो देखे। ये हमारी 11वीं वीडियो है और अभी मेरे वाईफाई में कुछ दिक्कत आ रही थी तो काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो ला पा रही हूँ, लेकिन अभी कोशिश करूँगी कि मैं लगातार वीडियो लेकर आऊँ। बाकी जिनको यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर ईएमआरएस एनयूएस की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल कम रेट पे, वो मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि पुराने अभ्यर्थी देख रहे हों तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो बहुत ही नवरात्रों में बहुत ही सस्ता बैच में लेकर आई हूँ, तो वो मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन अब अभी हम क्लास पूरी कर लेते हैं, ठीक है। और जिसको लेना है तो वो अंतिम समय तक बने रहें और ये क्लास भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो 30% हमने कर लिए थे, हमारा 31वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। इसको मैं ऐसे ऐड कर देती हूँ, इसको आपको मिलाना है, ठीक है। साहित्य लोचन, रश्मिमासा, ठेले पर हिमालय, तमाल के झरोखे, तो इधर वाले से इसको मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो भी आपको एक आता है उसी को आप देख लेना। जैसे कि मान लीजिए आपको आता है ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, ठीक है। ठेले पर हिमालय किसकी है? धर्मवीर भारती की है। तो इसमें देखेंगे किस किस में है, 3 किस किस में है। ठेले पर हिमालय 3 किस में है भाई, इसमें भी है, ये तो भाई इसमें भी है, तो ये क्या है, तीनों आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको आ रहा है रश्मिमासा। रश्मिमासा किसकी है? रश्मिमासा है रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। माफ कीजिए, रामचंद्र। रश्मिमासा की किसकी है? रामचंद्र। अब बी का ए देखना है आपको। अब बी का ए भी कईयों में है भाई, इसमें भी है, एक मिनट, इसमें भी है और इसमें भी, एक सेकंड, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखेंगे हम तमाल के झरोखे। तमाल के झरोखे किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की। तमाल के झरोखे किसकी? विद्यानिवास मिश्र की है। तो इसका हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब इसको हम सारे को मिला लेते हैं। साहित्य लोचन किसकी है? साहित्य लोचन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। अब इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी। श्याम सुंदर दास की साहित्य लोचन है। फिर रश्मिमासा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। ठेले पर हिमालय किसकी है? धर्मवीर भारती की है। और तमाल के झरोखे किसकी? विद्यानिवास मिश्र की है। और ये सारे ही ये जो लगे, जो लेखक हैं, जो आलोचक हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। अब साहित्य लोचन कैसा होता है? अब कोई साहित्य लोचन मतलब आंख जो साहित्य को लोचन से देखता है तो वो क्या सुंदर होता है भाई। सुंदर सुंदर साहित्य पढ़ना सब पसंद करते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनका मन सुंदर होता है, वो साहित्य लोचन साहित्य को अपनी लोचनों से देखना पसंद करते हैं। और जिसको साहित्य के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा तो वो क्या देखेगा। अब रश्मिमासा ये तो आपके पाठ्यक्रम में पूछा जाता है, चाहे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसको याद कर ले, रामचंद्र शुक्ल है। ठेले पर हिमालय किसकी है? धर्मवीर भारती की है, सबको पता है। तमाल के झरोखे किसके? विद्यानिवास मिश्र की है। तो ये आपका रहेगा 31वां, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इन प्रश्नों की ये खासियत है, इसमें क्या है, इसमें आपके कालक्रम भी दिए हुए हैं। तो मैं कह रही थी ना, इन प्रश्नों में ये है कि आपके एक प्रश्न में पूरा ही टॉपिक जो महत्वपूर्ण वो आ जाएगा। साहित्य लोचन 1922 श्याम सुंदर दास। रश्मिमासा 1949 का है। ये क्रम जरूर याद कर लें, क्योंकि आजकल का जो पेपर का पैटर्न आता है वो क्रम पर आधारित आता है। ये 2012 का है।
लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत ज़्यादा क्रम आए हुए हैं। लेकिन अब तो क्या है, थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। ठेले पर हिमालय 1958, तमाल के झरोखे 1981 और वंश तुलसी की गंध 2012। तो वन तुलसी की गंध किसकी, विवेक की राय की है। बाकी आप इसे वीडियो को रोक कर अपने हिसाब से तैयारी कर लो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी तैयारी अच्छी है तो वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे क्या है, सबको साथ लेकर चलना होता है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब है 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये क्या है, मैं PDF बनाती हूँ ना तो कई बार मेरा हाथ हिल जाता है, तो ये क्या है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये मिलान करना है आपको। मैं आपको दिखा देती हूँ। कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राय मासूम रज्जा, कमलेश्वर। ठीक है, तो आप इसका मिलान करेंगे। अब इसमें जो आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से आ रहा है वो आप मिला लें, और अपने मन में या अपने एक कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि आपको पता चल सके कि भाई हमारे कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। आप देखो कमलेश्वर क्या है, कितने पाकिस्तान, ये तो सबको आता है। ए का अब क्या, अब इसमें से देखो ए का डी का ए किस में है, तो डी का ए इसमें भी है भाई, और इसमें भी है। तो ए इसमें देखो एक ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है, किसमें नहीं है, बी वाले में नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। तो ये तो कट जाएगा। फिर हम देखेंगे अब समय सरगम किसकी है, कृष्णा सोबती की। ये भी सबको ए का 3 देखो किस में है, तो ए का 3 किस में है, इसमें है भाई ए का, तो यही होगा। इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। ए कृष्णा सोबती समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल फिर किसका, विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल आपके पाठ्यक्रम में, कृष्णा सोबती भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो इनको आप जरूर याद रखें। राही मासूम, जो भी लेखक आपके पाठ्यक्रम में है उनकी जितनी भी रचनाएं हैं तो वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। राही मासूम रजा किसकी है, टोपी शुक्ला की। अब राही मासूम रजा की टोपी शुक्ला। कमलेश्वर कितने, पाकिस्तान। तो इनको वीडियो को रोके और अच्छी प्रकार से अपने जहन में बिठा ले, फिर अपने इसको देखे। फिर ये देखो इनके सन भी दिए हुए हैं, कितने, पाकिस्तान 2000 कमलेश्वर, विश्रामपुर का संत 1998 श्रीलाल शुक्ल, टोपी शुक्ला 1969 राई मासूम रज्जा, समय सरगम 2000 कृष्णा सोबती और जुलूस 1965 फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, तो इन्हें भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो 32वें का आपको मिलान करना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, अमरकांत। ठीक है, तो ये देखेंगे चंद्र, इसमें आपको अब दोपहर का भोजन किसकी, अमरकांत की है। ठीक है, डी का 3 देखेंगे, इसमें किसकी में, डी का 3 देखो, इसी में है डी का 3, और मेरे ख्याल से फिर इसका उत्तर यही हो जाएगा। 1 मिनट 33 करने भाई, 1 मिनट रुको भाई। डी का अमरकांत, दोपहर का भोजन अमरकांत भाई, माफ के डी का 3 है, तो ये होगा आपका सी में है भाई, डी का 3। ठीक है, तो डी का 3 दोपहर का भोजन अमरकांत सी में है, तो इसका उत्तर है आपका सी। अब और मिलान करके हम देख लेते हैं। वैसे तो हमें उत्तर मिल गया आपका, डी का किसी में नहीं, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं। अब चंद्रधर शर्मा की लेर किसकी है, बुद्धू का कांटा। चंद्रधर शर्मा जी बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल, ये भी सबको आता है, 11 वर्ष का समय। फिर यशपाल का है, इसमें एक सेकेंड, यशपाल है पर्दा, यशपाल है पर्दा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्धू का कांटा, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, यशपाल पर्दा, अमरकांत दोपहर का भोजन। तो इस प्रकार से उत्तर आपका रहेगा सी। ठीक है, देख लेते हैं, और अब इसका विवरण भी देख लेते हैं। बुद्धू का कांटा 1912, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 11 वर्ष का समय, जरूर याद करना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1903 और रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग कहानियों को प्रथम माना है। पर्दा 1944, यशपाल, दोपहर का भोजन 1956, अमरकांत और एक और जिंदगी, ये मोहन राकेश। ये सारे ही आलोचकों की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की भी, मोहन राकेश की भी, तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लेना। देखो यहाँ
लक्ष्मी नारायण मिश्र ने शिल्प की दृष्टि से, ये नोट कर लेना चाहे कॉपी पेन लेके, लक्ष्मी नारायण ने शिल्प की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 को हिंदी की प्रथम कहानी मानी है। अब 11 वर्ष का समय है जो हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना है? शिल्पकार लक्ष्मी नारायण ने शिल्प की दृष्टि से। ये बात भी आपको याद रखनी है कि किसकी दृष्टि से? शिल्प की दृष्टि से। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय 1903 को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो ये आप नोट कर लेंगे कॉपी लेकर, क्योंकि ऐसे ऐसे दर्शक बन के वीडियो देखकर जाओगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, और अच्छी तैयारी के लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आप कैसे, ये तो बहुत दूर हो गया भाई, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ। चलो मैं इसको वैसे बता देती हूँ। अब 34 का आप देखेंगे, इसका निर्मल पांडे, मार्कंडेय, शिवमूर्ति। अब आपको मान ले आपके पाठ्यक्रम में लगा है शेखर जोशी की, तो आपको सबको पता है शेखर जोशी किसकी? कोशिका गटवार। ऑप्शन डी का ए देखना है, तो डी का ए। और उसके बाद आपकी लगी निर्मल वर्मा की, कौन सी है? निर्मल वर्मा की आपका लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा की लंदन की एक। फिर आपकी है मार्कंडे, तो मार्कंडे आपकी हंसा जाए अकेला, मार्कंडे हो जाएगी आपकी हंसा जाए अकेला। और शिवमूर्ति हो जाएगी आपकी कसाई बाड़ा। तो एक बार मैं फिर से मिलान कर लें, निर्मल वर्मा की आपकी लंदन की एक रात, और फिर क्या? मार्कंडे हंसा जाए अकेला, शिवमूर्ति कसाई बाड़ा, और शेखर जो कि कोशिका गटवार। कोशिका गटवार आपके पाठ्यक्रम में लगाई है, तो ये तो आप जरूर याद कर लेना। तो इस प्रकार का आपका उत्तर रहेगा सी, ये इधर दिया हुआ था। एक बार यहाँ से देख लेंगे, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा, हंसा जाए अकेला मार्कंडे, और कसाई बाड़ा 1980 शिवमूर्ति, कोशिका गटवार शेखर जोशी 1950। जो मैंने अंडरलाइन कर रखे वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाल गोमरा का कबूतर, यानी मैं मालिक, माफ कीजिए, स्कूटर है भाई, कबूतर बोल दिया, 1997 उदय प्रकाश। ठीक है, तो इनको आप रोक कर याद कर लें। भैया कमेंट आया था कि इससे अच्छा कंटेंट तो बाजार में मिल जाएगा, तो भाई बाजार में क्या चीज़ नहीं मिलती आजकल? बहुत सारी बुक में मिलती हैं, तो आप क्यों भैया एक बार उनको जरा सोच के देखें भाई, आप यूट्यूब पे निर्भर क्यों? सब कुछ बाजार में मिलता है, क्या नहीं मिलता बाजार में? लेकिन बाजार में इनमें सबका तो क्लियर नहीं होता ना। तो आप अपनी सलाह अपने ऐसे जो कैंडिडेट के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, वो कैंडिडेट सलाह अपने पास रखें, क्योंकि वो एजुकेट कुछ ज़्यादा ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई अति कर ली, और जब अति हो जाती ना इस चीज़ की, तो फिर वो आप समझ सकते हो। जो जो निहारे मेरे है नैनन, ऊंचे गोर के मंदिर रहने वाली, नैन नचाए को मुस्काई रावरे रीत की अनूप। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि एक आध तो ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में ऐसे इंसान नहीं होना तो फिर हमारी ज़िंदगी निरस हो जाती है। यही हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। नैन नचाए मुस्काई, ये तो सबको पता है कि पद्माकर की है, तो सी का एक रहेगा। और फिर हम देख लेते हैं, इसको मिलान करते हैं। तो सी का एक किस किस में है? सी का एक किस में है? इन दो में आया है, तो ये तो कट जाएंगे क्योंकि ये हमें पता है। ठीक है, रावरे रूप को रीत अनुप, तो ये तो रावरे जो जिसमें भी रावरे शब्द आएगा वो घनानंद की ज़्यादातर। मैंने ये बात नोटिस किया है, आप भी कहीं कुछ ऐसे लॉजिक लगा लिया करो ताकि वो चीज़ जो आपको कुछ ऐसे शब्द हो जो उसके उसी पर फिट बैठते हो। तो डी का दो किस किस में है? तो डी का दो इसी में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार हम इसे मिलान लेते हैं। ठीक है, तो नैना जो जो निहारे मेरे नैनन, तो इसमें आपका है मतीराम। फिर ऊंचे गोर रहन वाले ये की है, ये भूषण की है। फिर नैन नचा ये किसकी? पद्माकर की है। और रावरे रूप घनानंद की है। तो एक बार वीडियो को देखें और फिर इसको कर ले, तो ये एक नंबर, ये आपका एक नंबर आ जाएगा। जो जो निहारी मतीराम की है, ऊंचे गोर रहन वाले भूषण की है, नैन नचा ये पद्माकर की है, रावरे रूप घनानंद की है। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा। और सेवक सिपाही हम किसके? उन राजपूतन के ठाकुर की है। तो ये आपकी परीक्षाओं में बार बार आई, इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे।
अब ये क्या है, जैसे हम तैयारी करते हैं तो हम पैराग्राफ नहीं करते हैं। तो मैं आपको कहूँगी एक पैराग्राफ आ सकता है आपके पाठ्यक्रम में और 5 नंबर का कम से कम आएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन कम से कम 5 नंबर का मान के चलिए। तो एक बार हम इसे भी पढ़ लेंगे, इससे हम 36 से 40 तक इसके उत्तर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का सार्वदेशिक था। क्षेत्र सार्वदेशिक था, मतलब सार्वदेशिक मतलब सबके आसपास बोली जाती थी। जिस रूप में उपलब्ध है उस रूप में उसका व्यवहारिक ढांचा भी अलग था। अब क्या व्यवहारिक ढांचा, जो हम व्याकरणिक ढांचा, माफ कीजिए व्याकरणिक ढांचा जिस रूप में उपलब्ध है उसका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। अब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम बातचीत के दौरान ये व्याकरणिक नियमों का ध्यान नहीं रखते, कहाँ कारक आएगा, कहाँ उपसर्ग लगेगा, कहाँ पढ़ते होगा और कहाँ सर्वनाम, मैं ऐसे ही बातचीत में बोल देते हो। लेकिन जब हम उसे व्यवहारिक रूप में उतारते हैं, यानी कि जब हम साहित्यिक रूप में उतारते हैं तो हम व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जो हम यूज करते हैं वो सारे व्याकरणिक नियम सही नहीं होते हैं। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी। प्रादेशिक निष्ठा मतलब जो प्रदेश में जैसे हरियाणा है तो यहाँ हरियाणवी की जो व्याकरणिक है कुछ नहीं ध्यान रखा जाएगा। लेकिन क्या होता है, जैसे हम बातचीत में हरियाणवी बोलते हैं तो वो हम क्या है उस निष्ठा को कहाँ बनाए रखते हैं, नहीं, हमारी निष्ठा टूट जाती है। किंतु जातीय भाषा में निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्तर भारत के आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। तो ये विकास क्रम है। जैसे कि मान लीजिए, वैसे आपने पैराग्राफ के अनुसार ही इसका उत्तर देना है, ऐसे पैराग्राफ में जो भी लिखा है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आने की पूरी संभावना, भाषा को जरूर याद कर लेना। वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर अवट है, फिर हिंदी है, ये इनका क्रम रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। ऐसा विश्वास किया गया कि इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए, किंतु अब ये धारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली है खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने अपनी विरासत में सबसे अधिक ग्रहण किया है, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही क्या है हिंदी आई थी। तो अपभ्रंश का जो रूप है वही हिंदी में परिवर्तित हुआ था। तो इसे कहेगी क्योंकि संस्कृत जो हिंदी ने अपनी विरासत में जो जो शब्द लिए थे वो अपभ्रंश से लिए थे। शब्द समूह, उच्चारण, व्याकरण ढांचे अलग होने से अपभ्रंश साहित्य हिंदी अंग माना जा सकता है, किंतु सांस्कृतिक नैतिक के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। तो ये था हमारा पैराग्राफ और इसमें हम देखने 36 से 40 तक हम पैराग्राफ के अनुसार उत्तर देंगे। आप वीडियो को रोककर अपने अनुसार भी इसका उत्तर दे सकते हो। संस्कृत का किस सीमा तक विस्तृत थी, संस्कृत की सीमा तक तो आपको 36 का उत्तर देना है। तो अभी ने पैराग्राफ के अनुसार देखा कि संस्कृत का जो क्षेत्र था ये क्या था, सार्वदेशिक था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक नृत्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा, हिंदी। तो 37 का रहेगा आपका ब्रजभाषा। फिर आपने जातीय भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता दी गई थी, तो इसमें बंगला को मान्यता दी गई थी। फिर आपका 39 अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में मानने के लिए आपको क्या आधार होना चाहिए, तो 39 का आपका रहेगा ऑप्शन जातीय भिन्नता होनी चाहिए, जातीयता की भिन्नता होनी चाहिए। फिर 40 में आप देखेंगे संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का, प्राकृत, आधुनिक भारतीय भाषा या अपभ्रंश हिंदी। तो 40 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृत। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का था, प्राकृत का। और क्योंकि यहाँ आप ये आपको इसमें इस पैराग्राफ के अनुसार देना है उसका उत्तर, ठीक है, और इनकी व्याख्या भी दी हुई है। अब हम पढ़ेंगे 41वां। हिंदी में भक्ति धारा का उदय भारतीय बारवारी आक्रमण की प्रतीक है। ये भारतीय साधना परंपरा का स्वतः सुपूर्त विकास हुआ है। 41 में आपका लगाना है, आपको कौन सा आएगा, ए और बी दोनों आंशिक रूप से सही है। तो इसका यही उत्तर रहेगा, ए और बी दोनों आंशिक रूप से। हिंदी में भक्ति धारा का उदय भारी आक्रमण की
प्रतिक्रिया, बिल्कुल हिंदी की भक्ति धारा। देखो बाहरी आक्रमण की कुछ प्रक्रिया रहती है, लेकिन पूरी तरह से बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि देखो भाई हमारी जो जहाँ पर हम रहते हैं तो वहाँ उसका भी प्रभाव तो होता है ना, हमारे क्षेत्रीयता का और हमारे परिवेश का प्रभाव होता है। अब हर चीज़ तो ये नहीं कि हम दूसरों से सीखते हैं, कुछ हमारी अपनी भी होती है, जैसे आधुनिकता और परंपरा का, जैसे कुछ चीज़ें ऐसे जो परंपरा के अनुसार हम मनाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आधुनिकता के साथ हमारी ज़िंदगी में बदलती रहती हैं। ये भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास हुआ है। ये क्या है स्वतः, ये भी क्या है, इसमें क्या है स्फूर्त विकास होता है, यानी अपने आप में विकास होता है, लेकिन ये नहीं कि सारा हम अपने आप में कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम दूसरों से भी सीखते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी कोटेशन दे रखी है, ये हम देखेंगे। हिंदी में भक्ति धारा का उदय भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। अब क्या है, जैसे रामचंद्र शुक्ल, अगर आपने रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिया तो उसका विपरीत है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मैं अपनी एक निजी राय आपको बताती हूँ कि मैं जो प्रभावित हुई हूँ वो ज़्यादा हजारी प्रसाद द्विवेदी से हुई हूँ। और वैसे आप भी अगर गहराई से पढ़ोगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, कई ऐसे तथ्य हैं, जैसे बहुत से ऐसे तथ्य हैं कि रामचंद्र शुक्ल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है पूरे एक तथ्य के साथ नकारा है, पूरे एक प्रूफ के साथ नकारा है। जैसे इन्होंने क्या है वीर गाथा का नाम रखा है आदिकाल का, रामचंद्र शुक्ल ने, जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरे तथ्य के साथ बिल्कुल 12 के जो रचनाएं उनके आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल रखा है कि उन रचनाओं में सिर्फ वीरता ही नहीं है, उनमें संगारिकता भी है, उनमें भक्ति भी है। तो इन तथ्यों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिल्कुल कई जगह पर नकारा है। तो अगर उन्होंने रामचंद्र शुक्ल पढ़ लिया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उससे विपरीत होंगे, और अगर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ लिया तो रामचंद्र शुक्ल उससे विपरीत होंगे। तो ये आप जरूर इनका तुलनात्मक रूप से आप अध्ययन इनका जरूर करें। हिंदी में भक्ति धारा का उदय और भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है रामचंद्र शुक्ल, ये भारतीय जनता का परंपरा का एक स्फूर्त विकास है। अब क्या रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अगर भारी जैसे मुस्लिम हमारे देश में नहीं आए होते तो ये क्या भक्ति धारा नहीं आती, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हमारे देश में भक्ति पहले भी थी। बात तो सही है भाई, शुरू से थी। अब ये नहीं कि हमारे घर में कोई आ जाए तो हम पूरी तरह से कि उसका प्रभाव पड़ता है, हमारा अपना भी तो होता है। विभाजन रस प्रक्रिया सुदृढ़ विभूमिका है। विभाजन विभाव की रस अंत में क्या है, विभाजन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं रात को पीडीएफ बनाती हूँ तो हो जाता है। विभाव ही रस का हेतु है। तो 42वां प्रश्न इसमें आपको लगाना है, इसका उत्तर क्या होगा। विभाजन रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, विभाव ही क्या है, विभाव ही रस का हेतु है। तो इसमें आपका रहेगा डी, सही है, लेकिन कितना है आंशिक रूप से। आंशिक का मतलब गलत भी हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सही है, कहने मतलब थोड़ा थोड़ा। रस प्रक्रिया विभाव सुदृढ़ भूमिका होती है। विभाव अनुभाव संचारी भाव रस के कारण उद्दीपन सम्मिलित होते हैं, ये सही है, किंतु विभाव रस का हेतु ये आंशिक रूप से सही है। अब देखो मान लीजिए मैं एक और बता देती हूँ, ये प्रश्न तो शायद कथन में ना भी आए, लेकिन ये चीज़ तो बहुत आने की संभावना है। जैसे भरतमुनि ने क्या है रस कितने माने हैं, 8 माने हैं, ठीक है। और अभिनव गुप्त ने कितने माने हैं, अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या मानी है कितनी, 9 मानी है। अभिनव गुप्त ने शांत को भी शामिल किया, उससे पहले शांत रस शामिल नहीं होता था, ठीक है। और ये भरतमुनि ने किस में माने हैं, नाट्य शास्त्र में माने हैं। नाट्य शास्त्र से जो मैं बोल के बताती हूँ वो प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अलंकार कितने माने हैं, 4 अलंकार माने, किसने, भरतमुनि ने। अब इसके बाद जो माने हैं 10 गुण 10 दोष माने हैं, ये चीज़ भी आप याद कर लेना। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक वेद नहीं है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। अब ये उत्तर आपको वीडियो को रोकना है और अपनी दृष्टि से इसको समझना है, फिर इसका उत्तर देना है। तो 43 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्या है, आंशिक सही है। मतलब ऊपर वाला क्या है, आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा गलत है। और जो नीचे वाला है मतलब कि ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है, पहले हम बी वाला देखेंगे। अच्छा, में अभिव्यक्ति और सूक्ष्मता के रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है।
अब ये बिल्कुल बात सही है। जैसे कि महादेव वर्मा की रचनाएं आप देखोगे भक्ति छायावाद में, तो महादेव वर्मा अपने अज्ञात प्रियतम के बारे में लिख रही है। आपको ये नहीं पता चलेगा उनकी रचनाएं कि वो भक्ति लिख रही है या श्रृंगारिक लिख रही है। हालांकि कुछ कुछ हम अपने अपनी दृष्टि से क्या है उसका अर्थ निकालेंगे, आप अपने तरीके से निकालेंगे, मैं अपनी तरीके से निकालूंगी। तो रहस्यवाद ये होती है कि जिसमें क्या है, जैसे एक प्रश्न और आता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आदिकाल में आए, अगर भक्ति काल में रहस्यवाद आए तो भक्ति काल में रहस्यवाद से लिख रहे थे कबीर। अब कबीर क्या कर रहे थे, अब ये नहीं पता कि जैसे उन्होंने चुनरी में कुछ ऐसी जो हमारे जो अब यूनिट नंबर 5 में लगी है, चुनरी को उन्होंने शरीर मान लिया। अब क्या है, जीवात्मा परमात्मा इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो छायावाद में आती है तो महादेव वर्मा आती है। तो ये अलग आपको ये देखना, आदिकाल में कौन रहस्यवाद से लिख रहा था, भक्ति काल में कौन रहस्यवाद से लिख रहा था, छायावाद में। तो ये इसका आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। छायावाद और रहस्यवाद में अंश तात्विक भेद है। छायावाद अव्यक्त और सूक्ष्मता और रहस्यवाद अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, यानी अज्ञात के प्रति। अज्ञात आप ये नहीं कि मतलब उनका रहस्य आपको उस मूल जो सूक्ष्मता समझ में नहीं आएगी कि वो अपने प्रियतम के बारे में लिख रहे हैं या भगवान के बारे में लिख रहे हैं। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो 44 का आपको बताना है। तो भाई ये क्या है, ऊपर वाला आंशिक रूप से सही है और ये क्या है, पूरी तरह सही है। ये भी देखेंगे कि नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त था। अब एक बात बताओ, जहाँ मैंने देखा ज़्यादातर केवल और मात्र शब्द लगते हैं, लेकिन उस अर्थ पर जाना है। लेकिन मैं 90% ये बता सकती हूँ कि 90 केवल और मात्र हमेशा नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। तो जहाँ पर केवल और मात्र होता है वो अपने आप ही गलत हो जाता है। ठीक है, नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो इसमें मात्र और नहीं दोनों आया। तो ये अगर ये नहीं होता तो क्या ये गलत हो जाता, अगर मैं नहीं को हटा देती तो ये गलत हो जाता। लेकिन अब नहीं आ गया तो ठीक हो गया। कैसे, नई कविता मात्र व्यक्ति, नई कविता में केवल व्यक्ति की चेतना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल है। तो ये देखिए, नई कविता के मनुष्य में आकांक्षा है, पीड़ा है, हताशा है, निराशा है और दुविधा से चित्रण मिलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये आंशिक रूप से सही है। ऊपर ऑप्शन नंबर बी, नई कविता में चेतना न होकर मैं लघु मानव की भावना प्रबल है। यानी लघु मैं या अब क्या है, जो नई कविता है उसमें मैं को रेखांकित करके किया गया है। तो नई कविता के जो आप जानते हैं ये अज्ञे प्रयोगवाद, नई कविता में ये सारे जो कवि हैं वो जो लास्ट का यही आती है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। भीतरी की या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत करने वाली शासन में रहती है। ये प्रश्न आपके कोटेशन वाले आएंगे। कहीं आपको ये लगे कि ये कथन और कथन वाले नहीं आएंगे, ये आएंगे। ये आपकी सेंस पर ज़्यादा आधारित करेंगे, आपने कोई भी चीज़ गहराई से कितनी पढ़ी है। तो 45 का आप उत्तर आपने पढ़ लिया होगा। ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे सही है, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। अब कोई शासन, अब ये बताओ, मान लीजिए किसी भी शासन, मान लीजिए मोदी का शासन है, अब इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति बाहरी व्यवस्था तक है। आप अंदर से क्या कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। कोई भी शासक है, कोई भी शासन व्यवस्था है, वो आपको अंदर प्रभावित नहीं करेगी। यानी आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, वो इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन इतना मायने रखता है, सबसे ज़्यादा जरूरी आप खुद मायने रखते हो। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति को जागृत करने वाली शक्ति शासन में नहीं होती है। क्योंकि आपके अब मान लीजिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपके अंदर की जागृति हो, तो बाहरी चीज़ें आपको प्रभावित नहीं कर सकती अगर आप में दृढ़ संकल्प है। तो यही बात ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे देखें 46वां प्रश्न। कवि वाणी के प्रसार में हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि को शुद्ध स्वार्थ में अनुभव करते हैं। इस प्रकार अनुभव के अभ्यास में हृदय का बंधन नहीं खुलता। तो 46वां प्रश्न सोचकर आपको निशान लगाना है, 46वें का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो 46वां का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले वाला ठीक है और दूसरा गलत है। कैसे ठीक है वो हम देखेंगे। कवि वाणी के प्रसार एवं संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्ति रूप से अनुभव करते हैं। बिल्कुल जैसे कवि है, कोई भी कविता लिखता है तो उस समाज को एक नई दिशा देने वाला होता है, समाज को जागरूक करने वाला होता है, समाज की बुराइयों को हटाने वाला होता है। और ना कि देखो कई ऐसी कविताएं हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए लिखी गई है, नहीं, लेकिन उस निजी स्वार्थ में भी ऐसे कुछ विचार होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं।
इस प्रकार अनुभव के अभ्यास का अंदर मुक्त खुलता नहीं, ये गलत है। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है, बल्कि अब जैसे आपने कोई भी कविता पढ़ी है, ठीक है, अब उस कविता है या कोई कहानी है तो उसने आपको प्रभावित कहीं ना कहीं किया है, आप उसे सीखने को मिलता है। अब 47वां प्रश्न का आपकी स्क्रीन पर वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या है, जैसे आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, मुझे भी होती है, मुझे अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हो, वीडियो देख कर चले जाते हो, मुझे पता नहीं चलता आप कितने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, यानी मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, स्मरण पर भक्ति का मूल है, ये आप आसानी से लगा दोगे क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, ये सही है। भक्ति में लेन देन का भाव, अब मान लीजिए आप अभी दुर्गा माता की भक्ति करो, नवरात्रि चले हुए हैं, अभी क्या उसमें, हालांकि अब मतलब हमारी बहुत सी इच्छाएं होती है, लेकिन फिर भी हम अपने श्रद्धे के सामने ऐसे कि हमारे अंदर श्रद्धा होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हम के कुछ मांगने के लिए सर झुकाएं। कहीं हम जा रहे होते तो भी हमारा सर अपने आप झुक जाता है, तो कहने का मतलब हम उसे अपने आराध्य मानते हैं, अपने देव मानते हैं, उसमें लेन देन का भाव नहीं होता। अब मान लीजिए अब भक्त आप तो ने कुछ मांग लिया अपनी सांसारिक चीज़ें, लेकिन भगवान तो नहीं आपको कष्ट पहुँचाना चाहेंगे। समर्पण भक्ति का मूल है, बिल्कुल सही बात है, समर्पण। आज जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करोगे, अपने आप को उस चीज़ से तुच्छ नहीं मानोगे, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते हो। सदा और एक के नाम भक्ति है। भक्ति निस्वार्थ सर्जित होती है। भक्ति में व्यक्ति अपना अस्तित्व खोकर अगले को ही सब कुछ मान लेता है और अतः समर्पण का मूल भाव है। अब क्या है, आपको लगाना है उत्तर नंबर, आपको 48वां प्रश्न। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसे कभी दया या करुणा का अंश मिला है। अतिरिक्त प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय का सुख अनिश्चय है। तो 48वां देखेंगे आपको, 48वां का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नहीं मान ए सही और आर गलत है। अभी ए सही क्यों है पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला है। अब मान लीजिए कि आपको किसी, मान लीजिए प्रिय के आपके पत्नी है या आपके जो भी आपकी पत्नी है या किसी, अब उसका अलगाव है, तो उसमें क्या होगा, आपका दुख तो होगा, लेकिन उसमें दया करुणा का भी भाव कुछ ना कुछ होता है। यानी उसके बारे में हम जिसके वियोग में हम दुखी हैं उसके प्रति हमारे मन में दया भी होती है, करुणा भी होती है, उसके प्रति में दुख भी प्रकट करना होता है। प्रिय के वियोग से उत्पन्न का विषम प्रिय के सुख का निश्चय है। ये क्या, सुख का निश्चय नहीं है। प्रिय के वियोग में उत्पन्न करना का विषय प्रिय सुख का निश्चय नहीं है। अब इस सुख का निश्चय होगा जब मान लीजिए कोई आपसे, आप जिसे प्यार करते हो वो आपसे अलग हो जाए, तो आप उसके प्रति क्या है, दुख सुखी होंगे नहीं, हमें क्या दुख का भाव उसमें होगा, यानी हम उसे क्या है खालीपन उसका महसूस करेंगे। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसे कभी कभी दया करुणा का भाव कौन से मिला रहता है। प्रिय के वियोग से जो करुणा उत्पन्न होती है प्रिय के दुख से नहीं बल्कि क्या, सुख से नहीं बल्कि दुख का निश्चय कारण होती है। अब 49वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसके बाद एक ही प्रश्न और बचेगा। अभी क्या करना है, दुष्कर्म के अनेक प्रिय फलों में एक अपमान है। दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान की प्रतिशम को चरित्रवान सिद्ध करना है। 49वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो ये आपका रहेगा बी और रहेगा उसका सही और गलत है। अभी क्या, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है, भाई बिल्कुल अपमान होता है। अभी दुष्कर्म कोई करा तो उसके अनेक अप्रिय फलों में एक अपमान ये भी होता है। दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना एक सदाचरण है, तो ये एक बात गलत है। दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है, ये बात गलत है। भाई जो मान लीजिए जो आदमी आपका अपमान कर रहा है तो उसके प्रति आप कैसा भाव रखोगे, वही है। अब प्रेम का सामाजिकरण होता है, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। प्रेम का सामाजिकरण होता है और उसे भक्ति कहते हैं। तर्क और प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, तो ये क्या है, सामाजिक भाव है भाई, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रश्न। तो अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो ईएमआरएस एनवीएस सभी की पीडीएफ अवेलेबल है, मतलब ईएमआरएस एनवीएस का। और मैंने इन नवरात्रों पर भारी ऑफर दे रखा है, वो वीडियो भी मेरी आएगी। अगर आपको लेना है तो आप 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर संपूर्ण पाठ्यक्रम की पीडीएफ मंगवा सकते हैं, जिसमें आपका क्या है जितने भी आपके पूरा पाठ्यक्रम तो है ही असिस्टेंट प्रोफेसर का और नेट का 1 से लेकर 10 यूनिट उसके PYQ भी आपको मिलेंगे।
और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ा तो आपका पेपर छूटेगा, पूरी तरह आपका पेपर तैयार हो जाएगा। और अभी काफ़ी समय बचा, 2 महीने पड़े हैं और अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने नहीं लिया तो एक प्रॉपर वे में 1000-1500 रुपये बहुत मायने नहीं रखते हैं, और वो भी मैं आपको बता दूंगी कि नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो उसमें आपका कितना है तो कमेंट करके अवश्य पूछें। और भी कोई है, जैसे मैंने किस कहानियाँ यूनिट में पढ़ा रखी है तो वो कहानियाँ देखिए, नाटक उपन्यास भी मैंने पढ़ा रखी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सब कुछ क्या वो निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन PDF के पैसे लग रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये ना रहे क्योंकि कई अभ्यर्थी जल्दबाजी में क्या देख लेते वीडियो और फिर PDF में बोलते कि मैम फ्री में, तो PDF फ्री में नहीं मिलेगी। ये वीडियो सारी क्या है फ्री में है, लेकिन PDF के आपके पैसे लगेंगे। EMRS NVS में भी भारी ऑफर है बहुत ज़्यादा, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। EMRS NVS के मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स बना रखे हैं, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि निरंतर और उचित समय में आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।